आई थिंक डॉट आर आपको मे बी अपीयर हो सकता है उसके पीछे, या नहीं भी हो सकता, बट उसके फ्रंट में आर का सिंबल बना होगा, तो आप उस पर डबल क्लिक कीजिए और ये जस्ट डायरेक्ट आर स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। ओके ओके, सो मे बी ओके। तो कोर डेवलप करने के लिए मतलब कोर टोटल 4 स्टेप में डेवलप होगा। सो सबसे पहला स्टेप है हम लोग इस प्रोग्राम को आर स्टूडियो को, जावा को रैम एलोकेट करेंगे। ये ऑप्शनल स्टेप है। अगर आपका डेटा सेट छोटा है, आप मतलब ज़्यादा बड़ा डेटा यूज नहीं कर रहे, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये मतलब स्टेप करने की जरूरत नहीं है। बट आप बहुत बड़े अगर डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा रैम, ज़्यादा मेमोरी अगर चाहिए, तो फिर आपको आप उसको ऑप्शनली ज़्यादा रैम एलोकेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल स्टेप है जी। तो राइट नाउ इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये वैसे भी ऑप्शनल है। सिर्फ तभी रिक्वायर होगा अगर बड़ा डेटा सेट है और ज़्यादा मेमोरी चाहिए। सेकेंड इज, सबसे पहले हमें फोल्डर सिलेक्ट करना होगा जिस फोल्डर के अंदर हमारा डेटा प्रेजेंट है। सो 2 मेथड है, या तो हम कमांड से कर सकते हैं फोल्डर सिलेक्ट। जो भी फोल्डर हम सिलेक्ट करेंगे उसी के अंदर हमारी डेटा फाइल होनी चाहिए, और जो रिजल्ट बनेगा मीन्स कोर जो बनेगा वो भी उसी फोल्डर के अंदर सेव होगा। ओके, सो हम मैन्युअली सिलेक्ट कर लेते हैं। गो टू सेशन, ऊपर सेशन, उसके बाद सेट वर्किंग डायरेक्टरी एंड देन चूज डायरेक्टरी। ओके, पॉपअप विंडो अपीयर होगा फोल्डर सिलेक्ट करने के लिए। सो हमारा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के ऊपर कोर हंटर नाम से फोल्डर है। यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स प्रेजेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कीजिए, जहाँ पे भी आपने कॉपी किया होगा, जिस फोल्डर में भी आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कीजिए। एंड जस्ट ओपन। सो नीचे अपीयर होगा, ये ब्लू में कमांड अपीयर हो जाएगा। ये पाथ पूरा शो करेगा कि कौन सा फोल्डर हमने सिलेक्ट किया है। वो आप नीचे से वेरीफाई भी कर सकते हैं चाहे तो। ओके जी। इसके बाद हमें जो कोर हंटर पैकेज हमने इंस्टॉल किया है उसको हमें मेमोरी में लोड करना होता है नेक्स्ट स्टेप पे। सो उसके लिए कमांड होती है लाइब्रेरी, एंड इनसाइड द लाइब्रेरी कोर हंटर हमें टाइप करना होता है। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये सक्सेसफुली लोड हो जाएगा, और नीचे ये इस तरीके से आएगा, लोडिंग रिक्वायर्ड पैकेज आर जावा। वो इसकी डिपेंडेंसी है, ये उसको ऑटोमेटिकली लोड करता है मेमोरी में। ओके, ये कमांड वहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है, सो हमें मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। बस हम सिलेक्ट करके और उनको रन कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज डेटा इंपोर्ट। जो हमारा सैंपल डेटा होगा उसको हमें आर स्टूडियो में इंपोर्ट करना है, ताकि हम उस पर एनालिसिस रन कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार दिस इज अवर सैंपल डेटा। टेबुलर फॉर्मेट में है, सिंपल एक्सेल सीट में बनाया जा सकता है। दिस इज बाय पैरेंटल फॉर्मेट। जो कॉलम्स हैं, द कॉलम्स रिप्रेजेंट मार्कर्स हेयर, like this M1, M2, M3, these are different markers, and rows जो है like SAM1, SAM2, these are accessions. So this data is for 100 markers and 500 accessions. Biparental format means that we have represented SNP information here using the numerical values. Here 0 means that is this is homozygous for the reference allele. If there is 2 represents homozygous for the alternate allele, and 1 represents that heterozygous loci. So this is by biparental format.
सो डेटा इंपोर्ट करने के लिए दिस इज द कमांड, जस्ट सिलेक्ट एंड रन. Select and run means select it and control plus enter. So इस कमांड में दिस इज द स्टैंडर्ड कमांड. इस कमांड में हम सिर्फ अपनी डेटा फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में रहेगा. लाइक वी कैन चेंज ओनली दिस वैल्यू फाइल इज इक्वल टू. सो यहाँ पे आपका जैसे डेटा जनरेट होगा और आप अपनी फाइल का जो भी नाम रखेंगे वो यहाँ पे आएगा, बाकी पूरी कमांड सेम टू सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ओके, तो ये सक्सेसफुली मेमोरी में लोड हो जाएगा. मेमोरी में लोड होने के बाद में हम सिंपल दिस इज द वेरिएबल नेम एक्चुअली, जैसे हम मैथ में भी लिखते हैं ना x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 10, तो उस टाइप से ये सिर्फ एक वेरिएबल है जिसमें वो वैल्यूज स्टोर हो रही है. सो हम सिर्फ इस वेरिएबल का नाम खाली प्रिंट करके एंटर करके यहाँ पे एक समरी नीचे देख सकते हैं. तो नीचे समरी इसकी आ जाएगी पूरे डेटा की. लाइक ये बताएगा दिस इज जीनोटाइप डेटा, फॉर्मेट इज बाई पेरेंटल फॉर्मेट, नंबर ऑफ एक्सेशंस आर 500 एक्सेशंस, फर्स्ट फ्यू आईडीज भी शो करेगा वहां पे. देन नंबर ऑफ मार्कर्स, फर्स्ट नेम ऑफ फर्स्ट फ्यू मार्कर्स, ये यहाँ पे. तो आप चेक कर सकते हैं कि इफ एवरीथिंग इज फाइन योर डेटा इज सक्सेसफुली लोडेड, नंबर ऑफ एक्सेशंस, नंबर ऑफ मार्कर्स वहां पे करेक्ट शो कर रहा है. इफ एवरीथिंग इज फाइन देन यू कैन प्रोसीड. अदरवाइज यू हैव टू सी कि अगर यहाँ पे सब कुछ करेक्ट शो नहीं कर रहा है तो आपको फिर थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहाँ पे एरर है उससे पहले. ओके, देन स्टेप 3, यहाँ पे एक्चुअल कोर अभी बिल्ड होगा. सो दिस इज द कमांड फॉर बिल्डिंग अ कोर. सो सिमिलरली कोर अंडरस्कोर रो इज लाइक दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नेम. ओके, जिसमें कि हमारा डेटा सेव होगा इस वेरिएबल में. देन सैंपल कोर, ये कमांड का पार्ट है. उसके अंदर हम लोग सबसे पहले मेंशन करेंगे डेटा हमारा क्या है. सो डेटा इज इक्वल टू वेरिएबल नेम, जिसमें हमने इससे जस्ट फर्स्ट स्टेप में अपना डेटा लोड किया था. देन दिस इज द साइज ऑफ द कोर. हियर 0.1 मीन्स कि वी आर बिल्डिंग अ कोर ऑफ 10% एक्सेशन. एंड वर्बोज इज इक्वल टू ट्रू इज एक्चुअली की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, जो प्रोग्रेस होगी वो स्क्रीन पर प्रिंट होगी. दिस इज ऑप्शनल. आप अगर इसको नहीं करते, इसको फॉल्स रखेंगे तो स्क्रीन ब्लैंक रहेगी, बट रिजल्ट फाइनल में फिर भी आएगा. सो ये सिर्फ प्रोग्रेस दिखाने के लिए है, वर्बोज इज इक्वल टू ट्रू. जी, ओपन करने के लिए उसको सेव करना है खाली. तो स्टेप 4 में ये जो दो कमांड है इनसे हम उसको ऑफलाइन सिंपली नोटपैड या एक्सेल के लिए सेव कर सकते हैं. अभी ये वाला फाइल अभी जनरेट हुआ है. इस फाइल में वो पूरा सेव हो गया. So this is our core of 50 एक्सेशंस. हमने 10% वहाँ पे सिलेक्ट किया था. 500 का 10% मतलब 50 एक्सेशन का कोर बन गया है. सेम फोल्डर में आपकी फाइल जनरेट होगी. जो भी फोल्डर आपने सिलेक्ट किया था सेम उसी फोल्डर में फाइल जनरेट होगी .csv एक्सटेंशन के नाम से. आप वहाँ पे ओके, आप उसको नोटपैड में या एक्सेल में किसी में भी ओपन करके देख सकते हैं आपके कौन से एक्सेशंस जो है वो कोर में सिलेक्ट होते हैं. शो नहीं कर रहा. क्या शो नहीं कर रहा? ये जो कोर है एक्सेल वाली जो फाइल बन के आई ना वो नहीं शो कर रहा उस फोल्डर में. इसके बाद से आगे नहीं हो रहा है सर. देखेंगे जिन पे इस कोर को इवेल्युएट किया जा सकता है. तो हमने जो कोर हंटर पैकेज में 5 इनबिल्ट पैरामीटर्स हैं जो कि इस कोर को इवेल्युएट करने के लिए यूज होंगे. सो वो नीचे की तरफ
इसके जस्ट नीचे की तरफ इवेल्युएट कोर सबसेट वाला जो सेक्शन है उसमें ऑलरेडी कमांड लिखी हुई है। इसको बस हमको ये इतना पूरा सेक्शन जो है इवेल्युएट कोर सबसेट से लेके और नीचे जहां तक ये शैनन सेलिलिक डाइवर्सिटी इंडेक्स है, यहाँ पे टोटल पांचों के पांचों पैरामीटर एक साथ हम सेलेक्ट करके और डायरेक्ट रन कर सकते हैं। अभी मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। सबसे पहला है EN, दिस इज एंट्री टू नियरेस्ट EN, हाँ, एंट्री टू नियरेस्ट एंट्री। तो EN पैरामीटर जो है, EN और ENE इसकी मतलब फुल फॉर्म है। तो एंट्री टू नियरेस्ट एंट्री जो है ये रिप्रेजेंटेटिवनेस के लिए है। सपोज जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के टोटल 20 स्टेट से जैसे फॉर एग्जांपल हमने हमारे जीन बैंक में एक्सेशंस कलेक्ट हो रखे हैं, तो इसको जब जो रिप्रेजेंटेटिवनेस होगी वो एक्चुअल तब होगी जब पूरे के पूरे 20 स्टेट से कोर में एक्सेशंस आए सिलेक्ट होके। सो दैट इज द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिवनेस टोटल सबसेट की। तो ये जो है ये EN जो है ये रिप्रेजेंटेटिवनेस को मैक्सिमाइज करता है कि जो टोटल हमारा है वो मैक्सिमम रिप्रेजेंट होना चाहिए, सारी की सारी क्लास फेयरली रिप्रेजेंट वहाँ पे होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 20 स्टेट से अगर हमने कलेक्ट किया है तो पूरे 20 स्टेट के से एक्सेशंस जो है वो हमारे कोर में आने चाहिए। So okay, next is AN. So AN होता है EN is actually EN is for entry distance between entry and next neighboring entry. This is for diversity. No, all are for diversity, but this was for type 2 core EN, entry to next entry, neighboring entry, and AN was accession and next entry. Okay. फिर ये वाला सर ये जो मैंने एक्चुअली अभी एक्सप्लेन किया है वो ये वाला है रिप्रेजेंटेटिवनेस के लिए AN, कि हर क्लास का एक फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये पूरा वेटेज देता है सिर्फ रिप्रेजेंटेटिवनेस पे कि पूरी सारी क्लासेस का एक फेयर रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे होना चाहिए। EN जो है दिस इज फॉर डाइवर्सिटी कि diversity measure C, distance measure C. This is for the extreme type yes. representation. This is all diversity representation, and this is total क्या है alleles है ना, allele coverage how much is there 99. This is हाँ allele coverage इस कोड में 99 आया है। Then this is heterozygous loci. हाँ what are how many heterozygous loci is there, and this is the Shannon diversity. Now this is for this particular code. We can develop give the different measures and develop another core 5-6 core we can develop, and then compare which is the best one. Okay, in that way. So the one which is best with some trade off we have to just select, and this will, because for this is only for one core. Okay, we cannot just compare, but we can see how much is there, how much entire like Shannon's index, if it is there, it is 5. We have to check how much was for the entire set and how much it has come. So vis-a-vis by comparing we can select if the core is good or not.